रितेश, तुम स्कूल जाओगे या नहीं? बेटा, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या मेरी तरह मेहनत मजदूरी करोगे? हाँ माँ, मैं भी काम करना चाहता हूँ। आपको काम करता देख मुझे बहुत दुख होता है। पहले पति की बीमारी से जूझती रही। कभी किसी अस्पताल में दिखाया, कभी किसी में बाद में पता लगा कि दोनों किडनी फेल हो चुकी है। 1 साल पहले वे चल बसे। तब से घरों में काम करके किसी तरह अपने 8 साल के बेटे को पढ़ाना चाहती थी। बेटा, मेरी चिंता छोड़ दे, मैं सब कर लूंगी। बस तू किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर हमारे पहले जैसे दिन आ जाएंगे। तुझे याद है तेरे पापा कितनी अच्छे से हमें रखते थे। उनके बीमार पड़ते ही सब कुछ बिक गया। अब तो बस ये मकान ही बाकी है। इसे बचाए रखना है तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। माँ, इस समय हमें पैसों की जरूरत है। पापा की बीमारी में जो कर्ज लिए थे वो कैसे चुकेगा? जब कर्जदार आकर तुम्हें गालियाँ सुनाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है माँ। बेटा, सब धीरे धीरे चुक जाएगा। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तू मेरी बात मान, पढ़ना मत छोड़। माँ, आपको पता है कितनी फीस है मेरे स्कूल की? पापा इतने बड़े स्कूल में दाखिला करा दिए हैं, वहाँ की फीस में आपकी आधे महीने की कमाई ही चले जाएगी। फिर कर्ज कैसे उतरेगा? शारदा जी भी मन ही मन यह बात समझती थी। उनकी हैसियत नहीं थी अब उस स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन उन्हें याद है उनके पति ने कैसे भाग दौड़ करके रितेश का एडमिशन करवाया था। उनका सपना था कि रितेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। जब तक राजेश जी जिंदा थे, शारदा जी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। घर में हमेशा पार्टियां होती रहती थी। कभी कोई मेहमान, कभी कोई, हमेशा आते रहते थे। लेकिन जब से राजेश जी बीमार हुए, धीरे धीरे सबने किनारा कर लिया। जहाँ तक कि जब राजेश जी ने प्राण छोड़े, वहाँ शारदा जी और रितेश के अलावा कोई नहीं था। उस दिन से आज तक उनका एक भी करीबी रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आया। हाँ, एक दूर के रिश्तेदार ने कई बार मकान खरीदने की बात की, लेकिन शारदा जी ने उसे फटकार दिया। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को समझा रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। तुम ही राजेश की पत्नी हो? बेटी, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकता हूँ? बहुत दूर से आया हूँ। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? थक गया हूँ बेटा। हाँ हाँ, आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
बेटी, यहाँ बैठो। दरअसल मेरा नाम शांतिलाल है। तुम्हारे पति मेरे ही कंपनी में काम करते थे। बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने यहाँ नौकरी कर ली थी। धीरे धीरे उन्होंने मेरा विश्वास जीत लिया। मेरी कंपनी की सारी जिम्मेदारी वो अकेले संभाल रहे थे। इसी बीच मेरी तबीयत खराब होने लगी। फिर मैंने मेरी कंपनी मेरे बेटे के हाथ सौंपकर मैं अपना इलाज कराने के लिए विदेश चला गया था। बेटा, राजेश जी को भी कोई परेशानी नहीं आने देता था। अभी 1 सप्ताह पहले ही मैं वापस आया हूँ। राजेश जी के बारे में पता चला, मुझे बहुत अफसोस हुआ बेटा। जिस आदमी ने मेरी बीमारी में भी मेरी कंपनी को डूबने नहीं दिया, उसके अंतिम समय में मैं उसका साथ नहीं दे सका। मेरे बेटे ने केवल 1 महीने की सैलरी देकर आप लोगों को आपकी हाल में ही छोड़ दिया है। काश मैं होता बेटा, तो राजेश जी का ढंग से इलाज करा पाता। जी सेठ जी, वो आपके बारे में बहुत बात करते थे। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। नहीं बेटा, मैं राजेश का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। मैं अगर होता तो उसका अच्छे से इलाज करवाता। खैर, अब जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो। राजेश की सैलरी जब तक आएगा, जब तक तुम्हारा बेटा काम करने लायक नहीं हो जाता। मैं रहूं या न रहूं, तुम्हारे खाते में राजेश की सैलरी आते रहेगी बेटा। तुम खूब मन लगा के पढ़ो, ठीक है? शांतिलाल जी बिना कुछ बोले चल दिए जाते हैं। अगले दिन ही शारदा जी के पास राजेश की सैलरी आ गई। इसी तरह कई महीने बीत गए। वो उनसे मिलने के लिए फैक्ट्री पहुंची। चौकीदार से पता किया तो पता लगा, वे जब विदेश से आए थे उसके 15 दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे चल बसे। शारदा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके बाद भी हर महीने सैलरी आती रही। रितेश की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। जब भी शारदा जी सैलरी के पैसे बैंक से निकालती, उनकी आंखें नम हो जाती थीं। क्या वो केवल उनका भला करने ही आए थे या अपना कर्ज उतारने?